नमस्कार दोस्तों, आप सब का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 29। इसमें भी टॉप 50 प्रश्न लिए गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। जितने भी प्रश्न लिए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये श्रृंखला हमारी कंटिन्यू चल रही है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी वीडियोज़ हम प्लेलिस्ट में ऐड कर देते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर प्रैक्टिस सेट वाइज आप देख सकते हैं। और आप लोगों को बता दें, इसकी अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं, हमारे क्लास नोट्स की पीडीएफ पाना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िएगा। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वरना आप सर्च कर सकते हैं मंगल सिंह एकेडमी के नाम से, और आप वहां पर कमेंट कर सकते हैं और वहीं से आप लोगों को इसकी पीडीएफ जो है मिल जाएगी। डायरेक्ट अगर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डायरेक्ट वहीं से आप जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। सभी के सभी अटेंड करेंगे। नेट की अगर कमी है तो वीडियो को 2 गुना स्पीड में करके आप बहुत ही जल्दी, यानी 15 से 20 मिनट के अंदर आपको 50 प्रश्न इस तरीके से मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो सभी प्रश्नों को अटेंड करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया, निम्न में से कौन सा शहर गंगा के तट पर स्थित नहीं है। अब यहाँ पर बोला गया है ऐसा इसमें से एक शहर है जो गंगा के तट पर स्थित नहीं है, तो वो कौन सा शहर है बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो लखनऊ शहर जो है ये गंगा के तट पर नहीं है, तो ये पूछा जाए तो बताना है गोमती नदी के तट पर है। कहाँ पर है? गोमती नदी के तट पर स्थित है। कौन सा शहर? तो आप बताएंगे लखनऊ शहर। बाकी कानपुर, हरिद्वार, पटना, ये तीनों के तीनों जो कहाँ पर हैं तो आप बताएंगे गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या है 2। किस भारतीय राज्य में लिथियम भंडार खोजे गए हैं? तो आपको बताना है किस राज्य में लिथियम भंडार खोजे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू एवं कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लिथियम भंडार कहाँ खोजे गए तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। अब देखिए, गंगा की इसमें से ऐसी कौन सी नदी है जो कि सहायक नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है गंगा की सहायक नदियों के नाम अगर पढ़ रखे होंगे तो इसका फटाक से आंसर आप दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतलज नदी जो है ये सिंध नदी की सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर चंबल, यमुना और कोसी नदी, ये तीनों की तीनों नदियाँ जो हैं ये गंगा की सहायक नदी हैं। ठीक है, ये गंगा की सहायक नदी हैं, तो ध्यान रखिएगा। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। गंगा की सभी के सभी ये सहायक नदियां हो गईं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या है 4, मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, उस राज्य का नाम बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आप राइट आंसर बताएंगे। देखिए, 4 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या है 5। देखिए, नामीबिया, तो ये यहाँ पर चीता लाए गए थे। देखिए, नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था, यानी कहाँ पर उन्हें रखा गया है। देखिए, नामीबिया, तो ये याद रखिएगा अफ्रीका का एक देश है, वहीं से चीते जो हैं भारत में लाए गए थे। ठीक है, 2022 में। तो 2022 में भारत जो है 8 चीते लाए गए थे, तो वो किस राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए थे। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर करेक्ट आंसर देखेंगे ऑप्शन सी, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में। यहाँ पर 8 चीता जो हैं लाए गए थे। 1952 में भारत सरकार ने चीता को विलुप्त घोषित किया था भारत से। ठीक है, भारत से 1952 में, ध्यान रखिएगा, भारत सरकार ने जो चीता थे इनको विलुप्त घोषित कर दिया था। तो इसलिए जो है 2022 में ये फिर से लाए गए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 6, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये बताना है भारत के किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम राज्य में। ठीक है, तो असम राज्य में डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 7। देवप्रयाग, देवप्रयाग कहाँ पड़ता है तो आप बताएंगे उत्तराखंड में। तो देवप्रयाग में निम्न में से कौन सी दो नदियों के संगम से गंगा नदी बनती है? तो देखिए देवप्रयाग में संगम होता है, तो किन दो नदियों का संगम होता है? संगम होने के बाद उसका नाम जो है गंगा पड़ जाता है। ठीक है, वो कौन सी दो नदियां हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलकनंदा और भागीरथी। ये दोनों नदियां जो हैं देवप्रयाग में मिलती हैं। दोनों नदियां मिल करके एक सिंगल धारा बनती है जिसका नाम हो जाता है गंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अलकनंदा करिएगा, यहाँ पर भागीरथी करिएगा। तो अलकनंदा और भागीरथी की दोनों की धाराएं जो हैं आपस में मिल जाती हैं। कहाँ पर मिलती हैं तो आप बताएंगे देवप्रयाग में। ठीक है, देवप्रयाग में। तो इस तरीके से संगम पूछ सकता है कहाँ पर होता है अलकनंदा भागीरथी का, या फिर पूछ सकता है कि अलकनंदा भागीरथी के मिलने के बाद धारा क्या कहलाती है, तो आप बताएंगे गंगा की धारा कहलाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 8। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में ईसाइयों की संख्या सबसे अधिक है? तो इन 4 राज्यों में से बताना है ईसाइयों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर बताएंगे। देखिए 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। तो केरल राज्य में ईसाइयों की जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 9। निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो भारत के 2 तट हैं। ठीक है, भारत का ये पश्चिमी तट कहलाएगा। ठीक है, ये पश्चिमी तट हो गया, इस साइड का पूर्वी तट हो गया। तो इसमें बताना है पूर्वी तट पर कौन सा स्थित है। इन 4 में से बताना है करेक्ट आंसर। तो बंदरगाह अगर पढ़ा रखे हैं तो आप राइट आंसर यहाँ बता सकते हैं। देखिए 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारादीप। तो पारादीप यहाँ पड़ता है। बाकी ये कांडला बंदरगाह गुजरात में यहाँ पर पड़ जाएगा, नावा सेवा यहाँ पड़ जाएगा, अम्मनजगांव लगभग यहाँ पड़ जाता है। तो ये 3 जो हैं तो ये पश्चिमी घाट से संबंधित हैं। बाकी पारादीप याद रखिएगा, पारादीप जो है ये पूर्वी घाट में स्थित है। कहाँ पर है? पूर्वी घाट में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 10। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ऐसा एक राज्य इसमें है तो कर्क रेखा उसमें से नहीं गुजरती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड से। तो नागालैंड से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगर ये पूछे भारत से कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा जो गुजरती है तो आप बताएंगे कर्क रेखा जो है ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? तो आप बताएंगे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब देखिए त्रिपुरा मिजोरम लास्ट के हैं। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम इनसे ये लास्ट में गुजरती है, ध्यान रखिएगा ये लास्ट के पड़ते हैं। उससे पहले पश्चिम बंगाल पड़ जाता है, पश्चिम बंगाल, तो ये भी पड़ता है। तो इस तरीके से देखेंगे टोटल भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है तो आप बताएंगे 8 राज्यों से होकर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 11। प्रसिद्ध माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो माजुली द्वीप जो है किस नदी पर स्थित है आपको बताना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहाँ पर है तो आप बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 12। रानीखेत हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है रानीखेत हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में कहाँ पर रानीखेत हिल स्टेशन है तो बताएंगे अल्मोड़ा जिले में। जिला कौन सा है तो आप बताएंगे अल्मोड़ा जिला है। ठीक है, उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला है, यहाँ पर रानीखेत हिल स्टेशन स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 13। भारत में स्थापित प्रथम बैंक का नाम क्या था? तो बताना है भारत में स्थापित प्रथम बैंक का क्या नाम था। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर देखेंगे। 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भारत की प्रथम बैंक थी। कौन सी बैंक तो आप बताएंगे बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना जो है 1770 में हुई थी। कब हुई थी स्थापना तो आप बताएंगे 1770 में। अब दूसरी जो बैंक हुई थी वो 1786 में हुई थी स्थापना। उसका नाम था दूसरी बैंक का जनरल बैंक ऑफ इंडिया। तो जनरल बैंक ऑफ इंडिया ये दूसरी बैंक है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी 1786 में बताएंगे। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी 1770 में हुई थी। ये भारत की प्रथम बैंक थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 14।
आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आपको बताना है आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर का नाम बताना है। ठीक है, तो आरबीआई का बताना है, तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर का नाम बताना है। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर देखेंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सीडी देशमुख। याद रखिएगा, सीडी देशमुख ये भारतीय गवर्नर थे। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आप बताएंगे सीडी देशमुख। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 15, भारत में जीडीपी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको बताना है भारत में जीडीपी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय लिखा हो सकता है, या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 16, CRR का पूर्ण रूप है? तो CRR का फुल फॉर्म बताना है, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आप बताएंगे। 16 का राइट आंसर आप गेस कर चुके होंगे। देखिए 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैश रिजर्व रेशियो। CRR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आप बताएंगे कैश रिजर्व रेशियो। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 17, भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषित की गई थी? तो आपको बताना है भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषित की गई थी, तो कब घोषित की गई थी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 17 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1948। ठीक है, तो 1948 में औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी, ये भारत की पहली औद्योगिक नीति थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 18, IPPB का पूर्ण रूप क्या है? तो फुल फॉर्म बताना है IPPB। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो ध्यान रखिएगा, इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। IPPB का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 19, निम्न में से अंतिम ऋणदाता कौन होता है? ये PYQ प्रश्न है, 3 से 4 बार ये एग्जाम में पूछा गया है, तो सिंपल सा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर आप बताएंगे। और कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, 50 में कितने आपके लगभग में सही हुए। जो भी सही होते हैं, जितने भी सही होते हैं, आप कमेंट जरूर किया करें और सभी प्रश्नों को अटेंड जरूर करें, क्योंकि गलती होती है, गलती होने के बाद वो प्रश्न जो है अच्छे से तैयार हो जाता है। प्रश्न संख्या 19 का आप राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये जो है अंतिम ऋणदाता, ठीक है, के रूप में, तो आप बताएंगे भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 20, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? इसमें बताइए राइट आंसर इसमें से। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊर्जा कहा जाता है। तो काम करने की क्षमता जो है ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाएगी? तो आप बताएंगे ऊर्जा कहलाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 21, शक्ति यानी पावर की इकाई को क्या कहा जाता है? तो शक्ति की इकाई कौन सी है? ठीक है, तो शक्ति की इकाई का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाट। ठीक है, इंग्लिश में देखेंगे WATT, ये वाट इसकी यूनिट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 22, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है? शुष्क सेल यानी ड्राई सेल, जो आपके रिमोट में पढ़ते हैं सेल, उसमें किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रासायनिक ऊर्जा होती है। तो शुष्क सेल में जो संग्रहित ऊर्जा होती है वो किस प्रकार की होती है? तो आप बताएंगे रासायनिक ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 23, जिस धातु को चाकू से काटा जा सकता है वह है? ऐसी कौन सी धातु है इसमें जिसको हम चाकू से काट सकते हैं? प्रश्न संख्या 23 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम धातु को हम चाकू की सहायता से काट सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 24, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से उसमें क्या मिलाया जाता है? तो आपको बताना है लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से उसमें क्या मिलाया जाता है, जिससे कि लोहा और ज़्यादा वो मजबूत हो जाता है। प्रश्न संख्या 24 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 3 से 4 बार यह भी अलग अलग एग्जाम में पूछा गया। देखिए 24 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आप बताएंगे ऑप्शन सी हो जाएगा,
कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है। इसमें क्या मिलाया जाता है? जैसे लोहा हार्ड हो जाता है तो आप बताएंगे कार्बन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 25। ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो आपको बताना है ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरीन गैस। कौन सी गैस रिलीज होती है? तो आप बताएंगे क्लोरीन गैस। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 26। मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट का नाम बताना है। तो श्वसन में जो हेल्प करता है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें करेक्ट आंसर आप बता सकते हैं। 24 देखिए 26, प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन। तो ठीक है, श्वसन पिगमेंट क्या है? मनुष्यों में पाया जाता है जो कि श्वसन में हेल्प करता है, तो आप बताएंगे हीमोग्लोबिन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 27। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? देखिए अग्नाशय से कौन सा एंजाइम इसमें से रिलीज होता है उसका नाम बताना है। ठीक है, अग्नाशय के द्वारा, यानी जिसे इंग्लिश में कहते हैं पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज के द्वारा कौन सा इसमें से एंजाइम जो है रिलीज होता है? तो प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये अग्नाशय के द्वारा रिलीज किया जाता है। कौन सा एंजाइम? तो आप बताएंगे ट्रिप्सिन एंजाइम। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 28। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम बताना है। तो सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जांघ की हड्डी होती है, जिसका इंग्लिश में नाम होता है फीमर। याद रखिएगा, फीमर आ सकता है, लेकिन हिंदी में भी आ सकता है इस तरीके से, फीमर दे सकता है, तो आप इसे टिक करेंगे। वरना अगर सिंपल देगा तो जांघ की हड्डी लिखेगा। तो ये हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 29। साहित्य में उत्कृष्टता के लिए सबसे पहले किस महिला को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? ठीक है, तो अच्छे से प्रश्न को पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा। साहित्य में उत्कृष्टता के लिए सबसे पहले बोला गया, सबसे पहले किस महिला को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आशापूर्णा देवी को सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 30। द जंगल बुक पुस्तक का लेखक कौन है? तो आपको बताना है द जंगल बुक पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई। प्रश्न संख्या 30 का आप राइट आंसर बताएंगे। देखिए 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द जंगल बुक के कौन है यहाँ पर लेखक या राइटर? तो आप बताएंगे रुडयार्ड किपलिंग। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 31। जीवन स्मृति पुस्तक किसने लिखी? तो आपको बताना है जीवन स्मृति पुस्तक किसने लिखी। प्रश्न संख्या 31 का राइट आंसर आप बताएंगे। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। जीवन स्मृति पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 32। रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? तो आपको बताना है रिपब्लिक पुस्तक के लेखक का नाम। प्रश्न संख्या 32 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 32 का यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर देखें तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेटो। ठीक है, तो प्लेटो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे प्लेटो। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 33। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु का नाम बताना है। तो राज्य पशु का नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से करेक्ट आंसर आप चूज कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 33। देखिए 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दलदली हिरण। ठीक है, तो यहाँ पर दलदली हिरण जो है ये उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 34। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो आपको बताना है इन चारों में से राइट आंसर, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी का नाम। प्रश्न संख्या 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारस, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्रेन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा राज्य पक्षी का नाम क्या है? तो आप बताएंगे सारस। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 35। बुंदेलखंड की मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है बुंदेलखंड की मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। प्रश्न संख्या 35 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो मार मिट्टी याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 36, बलुई मिट्टी किस फसल के लिए सर्वोत्तम है? तो बलुई मिट्टी कौन सी फसल के लिए अच्छी मानी जाती है? तो बलुई मिट्टी का यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। 36 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखिए 36 का राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी आलू के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। तो बलुई मिट्टी किस फसल के लिए सर्वोत्तम है? तो आप बताएंगे आलू। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 37, क्षारीय मिट्टी में सुधार लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो क्षारीय, ठीक है, जिसमें बेस ज़्यादा हो जाता है। तो क्षारीय मिट्टी में सुधार लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रश्न संख्या 37 का आप करेक्ट आंसर बताएंगे। 37 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिप्सम का उपयोग करके हम क्षारीय मिट्टी को सुधार सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 38, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? 38 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बांगर कहते हैं, या फिर देखिए बांगर लिखा होगा या फिर लिखा होगा भांगर, तो दोनों में से कोई भी शब्द यहाँ पर लिखा हो सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 39, देखिए क्षारीय मिट्टी का पीएच आमतौर पर कैसा होता है? जो पीएच मान होता है जहाँ से अम्ल क्षार पहचानते हैं, तो क्षारीय मिट्टी का पीएच आमतौर पर कितना लगभग में होता है? अनुमानित बताइएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 3 से 4 बार यह भी अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिया है। प्रश्न संख्या 39 का राइट आंसर आप बताएंगे, गेस कर सकते हैं। 39 का राइट आंसर ऑप्शन डी, 8 से अधिक होता है। पीएच मान कितना होता है? तो आप बताएंगे पीएच मान जो है 8 से अधिक होगा। और जो पीएच स्केल होती है उस पर डाटा जो लिखा होता है 1 से, यानी 0 से लेकर के यहाँ 14 तक की स्केल होती है, ठीक है। बीच में 7 जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है, जिसे कहते हैं उदासीन, ठीक है। पानी का पीएच मान कितना होता है? तो आप बताएंगे 7 होता है। ना तो एसिड है, ना तो अम्ल है, ना तो क्षार है पानी, ठीक है। अब 7 से पीएच मान अगर नीचे घट रहा है तो वो अम्ल कहलाता है, ठीक है। और 7 से 14 की तरफ इधर बढ़ेंगे तो वो बेस कहलाता है, जिसे कहते हैं क्षारीय, यानी क्षार कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 40, उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी यमुना नदी से मिलकर बीहड़ों का निर्माण करती है? यानी बीहड़ का निर्माण करती है। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश की यमुना से कौन सी नदी मिलकर वो बीहड़ का निर्माण करती है। तो प्रश्न संख्या 40 का आप करेक्ट आंसर बताएंगे। देखिए 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंबल नदी जब यमुना नदी से मिलती है तो वहाँ पर बीहड़ का निर्माण करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 41, इबादत खाना जिसे कहा जाता है प्रार्थना गृह, तो इबादत खाना की स्थापना किस मुगल सम्राट ने की थी? तो आपको बताना है इबादत खाना की स्थापना किस मुगल सम्राट ने की थी। प्रश्न संख्या 41 का करेक्ट आंसर बताएंगे। 41 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे अकबर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 42, किस मुगल शासक के शासनकाल के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया? तो आपको बताना है किस मुगल शासक के शासन के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ था। प्रश्न संख्या 42, तो 42 का यहाँ पर राइट आंसर अगर देखें तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे औरंगजेब। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 43 यानी 43, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इसका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, मस्जिद है, इसका नाम है, याद रखिएगा। इसका निर्माण जो है किसने करवाया? 43 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 44, पानीपत की पहली लड़ाई। तो पानीपत की पहली लड़ाई किस सन में हुई? तो आप बताएंगे 1526 में हुई। तो पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया? तो यहाँ पर प्रश्न कई बनते हैं। तो पानीपत की पहली लड़ाई किसके किसके बीच में हुई? जो भी यहाँ पर आंसर होगा, यहाँ पर किसको हराया? बाबर और उसके बीच में हुई होगी। लेकिन बाबर ने किसको हराया, यहाँ पर ये पूछा गया। प्रश्न संख्या 44 का राइट आंसर अगर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इब्राहिम लोधी को हराया था। बाबर ने किसको हराया था? तो आप बताएंगे इब्राहिम लोधी को हराया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 45, मंगल पांडे किस छावनी के सिपाही थे जिन्होंने सबसे पहले विद्रोह किया? तो आपको बताना है मंगल पांडे की छावनी का नाम। तो किस छावनी के सिपाही थे?
देखिए 45 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैरकपुर छावनी के सिपाही थे। कहाँ से थे तो आप बताएंगे बैरकपुर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 46। 1857 का विद्रोह ना तो पहला था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है किसने दिया? तो देखिए 1857 का जो विद्रोह था उसे बताया गया ना तो पहला था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? यह कथन किसके द्वारा दिया गया? प्रश्न संख्या 46 का राइट आंसर अगर देखें, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आर.सी. मजूमदार। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे आर.सी. मजूमदार। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 47। जगदीशपुर, अब ये जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? तो आप बताएंगे बिहार में पड़ता है। तो जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो आपको बताना है 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर से नेतृत्व किसने किया था? प्रश्न संख्या 47 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था जगदीशपुर से? तो आप बताएंगे कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 48। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है काशी विश्वनाथ मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 48 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी जिले में स्थित है। कहाँ पर है? तो आप बताएंगे वाराणसी में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 49। रंगनाथ जी का मंदिर, ये मंदिर का नाम याद रखिएगा, रंगनाथ जी का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है जो द्रविड़ शैली में बना है? अब देखिए शैली पूछी जा सकती है, रंगनाथ जी का मंदिर जो बना है उसकी शैली क्या है? तो अब याद रखिएगा द्रविड़ शैली में बनाया गया मंदिर है, लेकिन वो किस शहर में स्थित है उस शहर का नाम पूछा गया यहाँ पर है। 49 का आप करेक्ट आंसर बताएंगे। देखिए प्रश्न संख्या 49 का राइट आंसर ऑप्शन सी, मथुरा में है। मथुरा में किस जगह पर पड़ता है? तो आप बताएंगे वृंदावन में पड़ता है। ठीक है, तो वृंदावन मथुरा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 50 यानी 50। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस पवित्र शहर में स्थित है? यहाँ पर किसी नहीं होगा, किस पवित्र शहर में स्थित है? तो बांके बिहारी मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के किस पवित्र शहर में स्थित है? देखिए प्रश्न संख्या 50, इसका राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है वृंदावन शहर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो आप बताएंगे वृंदावन में। इस तरह से हमने टॉप 50 प्रश्नों को यहाँ पर देखा है। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मंगल सिंह एकेडमी को टेलीग्राम ग्रुप पर सर्च करिएगा, टेलीग्राम पर, तो वहाँ पर आपको हमारा एक ग्रुप दिखेगा, वहीं पर इसकी पीडीएफ जो है मिलेगी। बाकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जाकर सर्च कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।